प्रिय छात्रों, आज हम आपको लोगों को 10वां क्लास में इतिहास का जो पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है, इसको ही पहले समझ लेने का हम प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद जो है यूरोप में, आधुनिक यूरोप में ही शुरू हुआ। ये भावना जो है साधारण में हम इसका अर्थ लेते हैं कि अपने देश के प्रति अगर लोगों में ये भावना आए कि ये हम इस देश के लिए मर मिट सकते हैं, तो उस भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। लेकिन आधुनिक विश्व में, यूरोप में, विशेष करके यूरोप में जो पहले छोटे छोटे राज्य थे, तो बाद में 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के बाद और नेपोलियन के युद्ध अभियानों के बाद भौगोलिक परिस्थितियां बदली, सामाजिक बदलाव हुए और उस समय लोगों में जन जागृति आई, राजनीतिक जागृति आई और लोग जो है राजनीति करने लगे। पहले राजनीति का जो विषय था वो अभिजात्य वर्ग के पास था, सामंतों के पास था, राजा महाराजाओं के पास था। लेकिन वो फ्रांस की क्रांति के बाद और नेपोलियन के युद्ध अभियानों के बाद, विजय अभियानों के बाद आम जनता में ये जन जागृति आई। इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगर इसको, राष्ट्रवाद को सही तरीका से परिभाषित करना हो तो उसका परिभाषा ये है कि किसी भी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में वो रहने वाले लोग सांस्कृतिक परिवेश में या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में अगर राजनीतिक जागृति आती है और लोगों में एकता की भावना का संचार होता है, तो उसको राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो आप लोग जब याद कीजिएगा तो इसी परिभाषा को याद कीजिएगा कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, किसी विशेष सांस्कृतिक परिवेश में जो तथा किसी विशेष सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में अगर राजनीतिक जागृति आती है और लोगों में एकता की भावना आती है, तो उसको राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद और नेपोलियन के युद्ध अभियानों के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। वैसे तो ये पुनर्जागरण काल में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसके बाद इसमें तेजी आई और 19वीं शताब्दी में तो ये चरम पर पहुंच गया। तो इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे हुआ। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। उसके बाद 1799 तक फ्रांस में एक तरह से हम कहें तो अराजकता की स्थिति रही, बदला की भावना, लूट मार, हत्याएं, इसी का दौर चलता रहा। लेकिन 99 में जब नेपोलियन जो सेनापति बना
और अपने हाथ में फ्रांस की सत्ता को मैंने लिया, तो उसके बाद से फिर 1803 ईस्वी में उसने क्या किया कि अपने को ही राजा घोषित कर दिया। और फिर 3 से और 1814 के बीच उसने करीब 60 युद्ध लड़े, जिसमें 7 गो युद्ध में हारा, अधिकांश में जीता। यूरोप में उसने बहुत परिवर्तन किए, भौगोलिक बहुत सारा परिवर्तन हुआ। पहले तो लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन बाद में जब छोटे छोटे राज्यों को मिला के एक बड़ा राज्य स्थापित किया, तो ये जो है राष्ट्रवाद की भावना के विकास में मदद करने वाला काम हो गया। इसलिए नेपोलियन को भी हम लोग राष्ट्रवाद की भावना के विकास में उसके योगदान को भुला नहीं सकते हैं। जब नेपोलियन का पतन हुआ तो 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो विजित राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया 1815 ईस्वी में वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें रूस, ब्रिटेन, प्रशा और ऑस्ट्रिया, इन राज्यों ने भाग लिया। ये विजित राष्ट्र थे, माने नेपोलियन को हराए थे। तो और उधर मेटरनिक जो था, जो सम्मेलन का प्रायोजक था, वो घोर प्रतिक्रियावादी था। वो पुरानी व्यवस्थाओं को पसंद करता था। और वही बात हुआ, वियना कांग्रेस में ये तय हुआ कि पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जाएगा। और इस हिसाब में इस क्रम में क्या किया गया कि जर्मनी को फिर से संगठित किया गया। जो पोप ये रोम के आसपास के क्षेत्र थे, वो पोप को दे दिए गए। और इसी तरह से जो अन्य राज्य थे उसको भी अलग अलग बांट दिया गया। जैसे जिनेवा और सार्डिनिया पिंट माउंट राज्य में मिला दिए गए। सिसिली और नेपल्स बुर्बो वंश के जो फर्डिनेंड थे उनको दे दिया गया। लोम्बार्डी और वेनेसिया ये ऑस्ट्रिया अपना कब्जा में रख लिया। इसी तरह से परमा, मेडोना और टस्कनी के राज हेम्सबर्ग के राजवंश को दे दिया गया। माने उसको तोड़ दिया गया, फिर अलग अलग तरीके से, अपने तरीके से। फिर भी जर्मनी में 37 गो राज्यों का एक संघ कायम रहा, और उस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का ही शासन रहा। फ्रांस में भी पुरानी व्यवस्था को लागू किया गया। फ्रांस के जो बुर्बो वंश के राजा थे लुई 16वां, उनको मान्यता दे दी गई। माने उनको फिर से पुनर्स्थापित किया। ये वियना कांग्रेस का एक बहुत बड़ा ये प्राप्ति है कि उसी कांग्रेस द्वारा बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना हुई। ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, और छोटा क्वेश्चन लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में तो देना ही है बहुत सारा चीज, तो उसमें ये आएगा है। तो इस तरह से जो पुरानी व्यवस्थाओं को लागू कर दिया गया। अब इस व्यवस्था को मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। माने नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख व्यवस्था की शुरुआत, इसको माना जाता है वियना कांग्रेस से, जो 1815 ईस्वी में हुआ। उसके बाद ये चलता रहा। ये
वहाँ का फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां, वो बड़ा समझदार व्यक्ति था। उसने समय की नजाकत को समझा और जो सुधारवादी थे और जो प्रतिक्रियावादी थे, दोनों को समझ के, दोनों को संतुष्ट करने के लिए एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया और इस तरह से राज्य चलने लगा। 1828 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई लुई 16वां की, तो उनके जगह पर उनका चचेरा भाई चार्ल्स 10वां गद्दी पर बैठा। वो भी प्रतिक्रियावादी था, इसलिए उसने आते ही जहां कहीं भी सुधारवादी कार्यक्रम लागू हुए थे उनको बंद करना शुरू किया और पुरानी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास बहुत जोर जबरदस्ती से, तेजी से करने लगा। माने जो संवैधानिक घोषणा पत्र 2 जून 1814 को लुई 16वां ने घोषित किया था, जिस पर राज्य चल रहा था, उसमें भी उसने थोड़ा परिवर्तन किया और जिसका परिणाम हुआ कि 1830 ईस्वी की भयंकर क्रांति, फिर उसको दूसरा फ्रांस की क्रांति भी कहा जाता है, ये लुई 10वां के बदलाव के कारण आया। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जुलाई क्रांति या 1830 की क्रांति क्या थी, कैसे हुई और उसका पूरा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।